ओके, अभी स्क्रीन विजिबल है सभी को। तो मैं बता रहा था कि जितने भी एरर्स आते हैं हमको उन सबका एक कोड होता है। स्क्रीन पे ध्यान देंगे सभी। वो एरर कोड देखो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला जो कोड है वो है 100। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कंटिन्यू। ये कभी आता नहीं है, कुछ बहुत सारे ऐसे कोड्स है जो पीछे होते हैं जो हमको दिखते नहीं है। जो हमको विजिबल होते हैं वो है 200। ठीक है। और कुछ 201 भी होता है, क्रिएटेड उसका मीनिंग होता है ओके। 200 जब आता है ओके तो मतलब जो भी रिक्वेस्ट है वो पूरी कंप्लीटली ओके है, ठीक है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है। और रही बात बाकी कोड्स की, तो सारे आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको एक बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा, वो है 404। 404 का मीनिंग होता है नॉट फाउंड, मतलब जो भी चीज आप सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हो जो पेज को, वो सर्वर पे नहीं है। ठीक है, सर्वर बोलता है कि भैया आई एम रियली सॉरी, ऐसा कोई पेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। उसके अलावा अगर 403 आता है तो मतलब फॉरबिडन होता है, मतलब आपको उस पेज को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। पेमेंट रिक्वेस्ट, ये सारे कोड्स ये भी आपको शायद नहीं दिखा होगा। अनऑथोराइज्ड ये शायद कभी दिख जाए आपको, जब कोई पेज के ऊपर यूजर नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है तब ये आता है। और कभी कभी आप कोई गलत रिक्वेस्ट पास कर दो, गेट जहाँ पे गेट पास करना था वहाँ पे पोस्ट कर दो, या फिर जहाँ पे पोस्ट करना था वहाँ पे गेट कर दो। अगर वहाँ पे ऐसे मतलब रिक्वायर्ड है वहाँ पे कि सिर्फ गेट होना, तो आप गेट ही पास कर सकते हैं। अगर वो बोलता है कि नहीं सिर्फ पोस्ट होना तो पोस्ट ही कर सकते हैं। बट अगर आपने गलती से ऊपर नीचे कर दिया तो ये बैड रिक्वेस्ट करके आपको यहाँ पे एरर शो करेगा। ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये शायद आपको कभी कभी देखने मिल जाए, बट कभी ये होगा आपको बहुत से बार 500 या 502 ऐसे एरर्स देखने को मिलेंगे। जैसे 500 जो इसका होता है इंटरनल सर्वर है, मतलब सर्वर पे कुछ तो भी गड़बड़ है इस टाइप का, या कोई एक्सेप्शन वगैरह आ गया, तो उस सिचुएशन में ये 500 ही एरर देगा। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको एरर का बता देता हूँ कि एरर किस टाइप से आता है। ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं रन करने लगा देता हूँ मेरे वेब एप्लीकेशन को, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। हम थोड़ा इधर और देख लेते हैं। जैसे 500 जो है इंटरनल सर्वर है, द रिक्वेस्ट वाज नॉट कंप्लीटेड, द सर्वर मेट एन एक्सेप्शन कंडीशन। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन। और उसके अलावा जो 502 बैड रिक्वेस्ट, बैड गेटवे। ठीक है, द रिक्वेस्ट वाज नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, द सर्वर रिसीव एन इनवैलिड रिस्पांस फ्रॉम द अपस्ट्रीम सर्वर। ओके। सर्वर को कहीं से अगर कुछ चीज एक्सेस करनी थी कोई दूसरी जगह से, और उसको अगर वो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं मिली, उसको वहां पे अगर कोई एरर आ गया, तो उस सिचुएशन में वो आपको बैड गेटवे एरर ये शो करता है। ठीक है, 502। समझा आप लोग को? थोड़ा बहुत क्लियर हो गया? एक बार पता है आप लोग को कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, कोई तो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही थी वो लड़की, उससे पूछा गया कि 404 कौन सा एरर होता है, एरर कोड किसके लिए हम स्पेसिफाई करते हैं। तो उसके अंदर और भी कुछ ऑप्शन थे, बैड रिक्वेस्ट वगैरह ये वो, और नॉट फाउंड भी था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसको नॉट फाउंड के लिए बोलते हैं करके, है ना। बट आप लोग भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं रिंकू, कशिश? अच्छा, चलो अच्छा है। देखो अगर आप लोग की तरफ से मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया ना, तो मैं समझूंगा कि 503 एरर आया, सर्विस अनअवेलेबल। और अभी भी अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि अब गेटवे टाइम आउट एरर आया है 504। अच्छा एग्जाम्पल जवाब। एक होता है रिक्वेस्ट टाइम आउट क्या है, ये गेटवे टाइम आउट है। एक और है क्या, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट या सिर्फ टाइम आउट। हाँ ये रिक्वेस्ट टाइम आउट दिख रहा है आपको, 408 सभी को विजिबल है क्या स्क्रीन पे? यस सर। है ना। तो मैंने बहुत देर पहले नहीं क्या, ये क्या नाम है, क्या नाम है, समीरा को आवाज दिया था, तो उसने अब मेरे को यहाँ पे रिप्लाई दिए, तो तब से जो है ना उसका टाइम आउट हो चुका था, अभी नई रिक्वेस्ट गई तब उसका रिप्लाई आया यस सर करके। समझ रहे हैं क्या समीरा? यस सर। वेरी गुड। देखो क्लाइंट और सर्वर ये दो चीज होती है।
क्या होता है क्लाइंट और सर्वर? क्लाइंट और सर्वर क्या होता है बताओ बड़ा, थोड़ा सा आइडिया आप लोग को। कौन क्लाइंट है कौन सर्वर है? खासकर रिंकू, कशिश और तजीन ये लोग बताएंगे क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। तो बोलो। जैसे कोई फार्म है, हम्म फार्म में कोई मतलब फार्म सर्वर है, हम्म। जिसने बनाया है वो सर्वर है और फॉर्म सर्वर है, और जो अच्छा फिल कर रहा है डिटेल्स वो क्लाइंट है। अच्छा, समझा है किसी को? देखो जो बुक में जो मैंने पढ़ा था जब मैं पॉली में था, वो बताता हूँ मैं। क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। तो सर्वर जो है ये एक आइडल मशीन होती है जो हमेशा रिस्पॉन्स देती है क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे। ठीक है, सर्वर क्या होती है, एक आइडल मशीन होती है जो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स देती है क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे। ठीक है, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तब उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट जो है एक यूजर होता है। वो क्या करता है, सर्विसेज मांगता है सर्वर से कि भैया मुझे ये सर्विस चाहिए, मुझे ये सर्विस चाहिए। तो क्लाइंट का काम हमेशा रिक्वेस्ट देना है और सर्वर का काम हमेशा रिस्पॉन्स देना है। समझे आप लोग? यस सर। और जो क्लाइंट है हमेशा वही रिक्वेस्ट भेजेगा, जो सर्वर है वो खुद से कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स नहीं देगा। जब तक उसको रिक्वेस्ट रिसीव नहीं होती है तब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, अभी देखो ये जो वेब पेज है यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ index.jsp, ठीक है, और हिट मारता हूँ तो आप देख सकते हैं सेम पेज यहाँ पे विजिबल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ। जैसे index.jsp है, मेरा आई स्मॉल है, ठीक है, तो मैं आई कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, और इसको हिट मारता हूँ तो जैसे मैं इसको हिट मारा देखो क्या आया, स्टेटस कोड 404। उसका मीनिंग क्या, नॉट फाउंड। तो अगर आप स्टेटस कोड देखो 404 नॉट फाउंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बता रहा था सर्वर कैन नॉट फाइंड द रिक्वेस्टेड पेज। मतलब ये वाला जो पेज था सर्वर को मिला ही नहीं। जो सर्वलेट कंटेनर होता है, जो सर्वर कंटेनर होता है, हमारा टॉमकैट ब्राउजर होता है, उसके ऊपर ये पेज नहीं मिला, इस वजह से ये एरर आया। ठीक है, इंडेक्स डॉट जीएसपी नॉट फाउंड। अब अगर मैं यहाँ पे आई को स्मॉल कर दूं दोबारा से, ठीक है, और फिर हिट मारो तो आप देख सकते हैं ये पेज विजिबल हो गया, अब कोई एरर नहीं है। तो अब जो स्टेटस कोड यहाँ पे रिटर्न हुआ वो है 200। 200 बोले तो ओके। ठीक है, तो जिससे वो स्टेटस दिखता नहीं है बट होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा एक और मैं आपको बता देता हूँ कुछ। यहाँ पे अगर मैं एरर क्रिएट कर दूं यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो करना है हमको, नीचे आके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वैल्यू 1 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी यहाँ पे, वैल्यू 1। ठीक है, ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि वैल्यू 1 ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, लेकिन फिर से मैंने वैल्यू 1 को डिक्लेयर किया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से वैल्यू पास कर देता हूँ और यहाँ पे भी पास करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। अभी कैलकुलेट करने के लिए रिक्वेस्ट जा तो रही है बट होगा ऐसे कि वहां पे वो एरर दे देगा हमको। ये देख सकते हैं आप लोग, कौन सा एरर आया, 500 इंटरनल सर्वर एरर। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि किस तरह से मतलब एरर कोड हमको विजिबल किए जाते हैं। तो आपको इससे समझना होता है कि एरर क्या है, कहाँ आया है। ठीक है, अब देखो एरर सॉल्विंग जो होती है ना वो एक एबिलिटी होती है, आपको एरर भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो एरर आया ना आपको उसको देखना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, कितना खूबसूरत लगता है ना ये, जब एरर आता है तो कितना अच्छा लगता है। मेरे को तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो एन एरर ऑकर्ड एट लाइन 25 इन द जेएसपी फाइल कैलकुलेशन डॉट जेएसपी। उसने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया कि भैया लाइन नंबर 25 पे एरर है, आप उसको जाके चेक करो। हम बोले चलो ठीक है भाई, लाइन नंबर 25 पे जाके चेक करते हैं हम। तो अगर लाइन नंबर 25 पे जब हम आएंगे आप देख सकते हैं कि यही भी एरर हमको शो हो रहा है। वो ये हो रहा है कि ऊपर वैल्यू 1 ऑलरेडी डिक्लेयर था, हमने नीचे भी उसको किया। तो यहाँ से मैं यहाँ इसकी स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, अभी हो गया सॉल्व। ठीक है, अब सॉल्व हो गया। अब इसको रिफ्रेश किया मैंने, ब्राउजर पे आया तो आप देख सकते हैं अभी भी नया एरर आया है, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट जो पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है।
ठीक है। तो अभी कौन सा, अभी भी सेम एरर है, लाइन नंबर 17 बोल रहा है वो। ठीक है, 17 पे हम जाते हैं, 17 तो सही है ना? फिर क्यों एरर दे रहा है? तो एक बार और रिफ्रेश करके देख लेते हैं, और अगर अभी भी सॉल्व नहीं होता है तो हम बैक जाएंगे हमारे इंडेक्स पेज के ऊपर और वहां से उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि फाइल जो है कभी कभी कंपाइल होती नहीं है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं 1 पास कर देता हूँ, यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ, फिर कैलकुलेट करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, और मान लो फिर भी नहीं आता, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आउटपुट नहीं आता है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आना है, आपने इस पे आके क्लीन एंड बिल्ड करना है। वेब एप्लीकेशन पे क्लीन एंड बिल्ड, जब क्लीन एंड बिल्ड करोगे तो ये क्या करता है, पूरा प्रोजेक्ट में जितना भी क्या बोलते हैं उसको, गार्बेज कलेक्शन करके कॉन्सेप्ट था ना, उस टाइप का ही। अगर कुछ होता है, कोई भी चीज जो एरर वगैरह ऑकर कर करती है, पुरानी फाइल्स होती है जो कंपाइल नहीं होती है, वो सबको क्लीन कर देता है, डिलीट कर देता है, एक न्यू फाइल बना के देता है। समझा आप लोग को? यस सर। ठीक है। इधर रिंकू और कशिश, आपने फॉर्म बनाई क्या? यस सर, बन गया। हाँ, स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ मुझे। बाकी इधर तजीन और समीरा, जुनेद, आप लोग को एरर कोड समझे? जयन, वैभव, Yes, एरर sir. कोड क्लियर है आप Yes, लोग sir. को? यस Yes, सर। sir. अगर आप लोग को चेक करना हो कि एरर कोड कैसे आते हैं, जिस तरह से मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था Hmm. प्रोजेक्ट में, वैसे आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट करके चेक कर सकते हो Okay, sir. कहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया, कहाँ कैसे उसका आउटपुट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज फेस Okay, करोगे आप लोग तो ही आपको समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है, जब एरर आता है ना, हम एकदम डर जाते हैं कि एरर क्यों आ गया, क्या आ गया, कैसे आ गया करके, हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, बट आपको उससे भागना नहीं है, आपको उसको सॉल्व करना है कैसे भी करके। ठीक है, ये एक एबिलिटी होती है, एरर सॉल्विंग एबिलिटी बोलते हैं उसको, और ये आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग वो प्रैक्टिस करो, तब तक मैं ये लोग का आउटपुट चेक करता हूँ। स्क्रीन शेयर करो कोई एक, रिंकू या कशिश। या ना। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, डालो वैल्यूज। ओके, वेरी गुड। थैंक यू सर। कहाँ से कॉपी किए? खुद ही कॉपी किया, खुद ही पेस्ट किया, खुद ही बना दिया। अच्छा, खुद का किया, खुद ही ने कॉपी किया, खुद ही ने पेस्ट किया। सर। ओके, रिंको। स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर। डालो ना वैल्यूज, डालो।
सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स 5 कैसा है, समझा नहीं मेरे को। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, ये ये देखो कॉपी पेस्ट, देखो रिंकू को कॉपी पेस्ट, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। सर वो डिवीजन लिखना भूल गए मैं। लॉजिक भी चेक कर लो, लॉजिक में कुछ गड़बड़ तो नहीं है रिंकू। ठीक है सर। ठीक है, इतना हो गया आप लोग का, समझो सभी को। यस सर। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ नए टॉपिक्स पे। अभी जो है हमें सर्वलेट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब सर्वलेट क्या होता है ये हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। अभी तक तो हमने सर्वलेट बनाए नहीं थे, बट अब यहाँ से हम सर्वलेट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, सोर्स पैकेज में यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है और एक न्यू जावा क्लास लेना है, बट जावा क्लास नॉर्मल वाली नहीं है। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्वलेट लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोग को। राइट क्लिक करके चेक करके देखो। मिला वहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो ये सर्वलेट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसका नेम मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे नेम मेंशन कर दूंगा। जैसे कि हम स्टूडेंट के लिए ये सारी चीजें कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। एक्चुअल में वो है एक सर्वलेट फाइल, बट हम उसका नाम दे रहे कंट्रोलर। जो सर्वलेट होता है वो सारी चीजें कंट्रोल करता है, इसी वजह से हम उसका नाम कंट्रोलर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका नाम दिया स्टूडेंट कंट्रोलर, और पैकेज में हम मॉडल की जगह कंट्रोलर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल लिखा हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं कंट्रोलर, और इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसका एक यूआरएल पैटर्न होता है, एक सर्वलेट नेम होता है। ये दोनों भी सेम है। अगर आपको लगता है तो आप इसका यूआरएल पैटर्न चेंज भी कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे ही रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है। और आप अगर आपको लगता है तो आप मल्टीपल भी यहाँ पे यूआरएल पैटर्न दे सकते हो, ठीक है। तब मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा वेट करता है, टाइम लेता है, और एक कुछ तो भी फाइल जनरेट करके देता है, ठीक है। अब ये फाइल का जो कोड है इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन विजिबल है आप लोग को सभी को ठीक से? Yes, sir. यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब सर्वलेट में @वेब सर्वलेट नेम यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। यूआरएल पैटर्न में स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। लेकिन उसके सामने फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। तो ये आगे हम देखेंगे कि इससे क्या होता है। और नीचे अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत कुछ कमेंट करके रखा हुआ है, तो यहाँ से जो कमेंट्स है ना ये मैं निकाल देता हूँ, ताकि हमारा कोड जो थोड़ा सा क्लीन दिखे, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद एक यहाँ पे मेथड दिख रहा है आपको, प्रोसेस रिक्वेस्ट करके एक मेथड शो हो रहा है, ठीक है। जिसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो प्रोटेक्टेड है, और ये वॉइड है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करता है। और प्रोसेस रिक्वेस्ट उसका नाम है, और HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा रिक्वेस्ट, और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मतलब ये मेथड जब भी कॉल हो रहा है तो उसके पास एक तो रिक्वेस्ट और दूसरा रिस्पॉन्स, ये दो मेथड आ रहे हैं, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। ठीक है। और उसके अलावा आप देखो मेरे लाइन नंबर 41 पे दिखा रहा है, आपका लाइन नंबर पता नहीं कितना आ रहा है, बट यहाँ पे एक प्लस साइन दिखा रहा है और थोड़ा सा कुछ तो भी लिखा हुआ है, क्लिक ऑन द प्लस साइन ऑन द लेफ्ट
credit the code. दिखा क्या? सबसे नीचे में. हाँ सर. ठीक है. तो मैं यहाँ पे आके ये प्लस साइन पे जैसे क्लिक करूंगा ना, तो देखो आप और भी कोड हमको शो हो रहा है यहाँ पे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरराइट किया हुआ ये मेथड है डू गेट. ठीक है, ये यहाँ से देखो मैं कमेंट्स और निकाल देता हूँ. ये कमेंट्स मैंने निकाल दिया. आप देख सकते हैं यहाँ पे डू गेट मेथड है, और नीचे अगर मैं देखूँ तो और कमेंट्स है, वो कमेंट भी मैं निकाल देता हूँ. और आप देख सकते हैं यहाँ पे डू पोस्ट मेथड है. ठीक है, दो मेथड हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, डू गेट एंड डू पोस्ट. और उसके अलावा तीसरा नीचे एक और है, गेट सर्वलेट इन्फो. ठीक है. अब ये गेट सर्वलेट इन्फो तो ये तो ऑप्शनल है, लेकिन ये जो दो है, डू गेट एंड डू पोस्ट, ये दो ऑप्शनल नहीं है. ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिख रहे हैं आप लोग को? आपके कोड में चेक करो, आप लोग को नजर आ रहे हैं क्या? तो हम लोग भी कमेंट्स हटा दे. हाँ हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है. वो कमेंट से कैसे बहुत ज्यादा कोड दिख रहा है, इस वजह से मैं निकाल दिया हूँ, ताकि आप लोग को इजी लगे हो. ठीक है, हटा दिए कमेंट्स. अभी अगर आप लोग एक चीज नोट किए होंगे तो आप लोग देख सकते हैं प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है. प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर सबसे पहली चीज यहाँ पे जो मेथड की जो बॉडी है, ये देखो लाइन नंबर 25 से लाइन नंबर 38 तक. ठीक है, ये उसकी बॉडी है. अब इसके अंदर उसने कुछ तो भी कोड किया है, सॉरी ये 39 तक उसकी बॉडी है. ठीक है. अब इसके अंदर एक ट्राई कैच भी इसने लेके रखा है, लाइन नंबर 27 से 38 तक. वो ट्राई कैच के अंदर प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट उसने आउट लिया है. प्रिंट राइटर आप लोग को याद आ रहा है कि कहीं पढ़े करके हमने? कहाँ पढ़े थे प्रिंट राइटर? इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, जेएसपी में बने बनाए हमारे पास ऑब्जेक्ट थे. ऑब्जेक्ट रहता है. हाँ, तो देखो उसका सेम उसी का ऑब्जेक्ट उसने यहाँ पे बनाया है. जीएसपी में वो हमको शो नहीं होते, बट यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं. ठीक है. तो अब इसने क्या किया, वो आउट डॉट प्रिंट एलएन के अंदर देखो सबसे ऊपर डॉक टाइप एचटीएमएल किया है. उसके बाद आउट डॉट प्रिंट एलएन के अंदर एचटीएमएल किया है. फिर आउट डॉट प्रिंट एलएन के अंदर हेड किया. मतलब आप देख सकते हैं कि इसने जो है ना इनडायरेक्टली एचटीएमएल का कोड करके रखा है. ठीक है. तो इस सिचुएशन को देखने के बाद क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सर्वलेट के अंदर जो है हम HTML का कोड कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं HTML एंड जावा. ठीक है, जो सर्वलेट होता है उसको ये बोलते हैं HTML एंड जावा, जो जावा की HTML का कोड कर रहे हैं. बट जो हमारी JSP फाइल होती है, ठीक है, अगर आप JSP फाइल चेक करो तो यहाँ पे हम जावा का कोड कर रहे हैं. ठीक है. सर आप कुछ बोल नहीं रहे कि आपकी आवाज नहीं आ रही? ये मेरी आवाज अटक गई थी, अभी आ रही है? यस सर. अच्छा ठीक है, तो वापस से मैं रिपीट करता हूँ. ये सुने कि आप लोग ने HTML इन जावा? नहीं. ठीक है. तो ये जो सर्वलेट होता है ना, सर्वलेट के अंदर हम, ये पूरी जावा फाइल होती है. अगर आप यहाँ पे देखो तो डॉट जावा एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, तो उसके अंदर हमने HTML का कोड किया हुआ है. ठीक है, आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर देखो कम्प्लीटली हमको HTML का कोड दिख रहा है. तो इसी वजह से सर्वलेट को बोला जाता है कि ये HTML इन जावा है. ठीक है, मतलब हम HTML का कोड कर सकते हैं जावा में. और रही बात JSP की, तो अब आप JSP में चेक करो तो JSP जो है कंप्लीट जो है एक HTML फाइल है ना. यहाँ पे HTML का कोड होता है, बट हमने क्या किया, वो HTML कोड के अंदर हमने एक्सप्रेशन और स्क्रिप्टलेट टैग यूज करके उसके अंदर जावा का कोड किया है. तो इसको बोलते हैं जावा इन HTML. ठीक है, समझ रहे हैं? देखो आप लोग अपनी सर फाइल को चेक करो अच्छे से.
तो पहले जब मैं ये सारी चीजें सीख रहा था ना, तो मैं सोचता था यार कैसे पॉसिबल होगा HTML फाइल के ऊपर जावा का कोड करना, बट वो पॉसिबल होता है स्क्रिप्टलेट टैग से, एक्सप्रेशन टैग से, डिक्लेरेशन टैग से। गॉट इट? यस सर। ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे सर्वलेट ले लिया है। अब होता क्या है, यहाँ पे अगर आप चेक करो, हमने जो है ना index.jsp से हमने एक्शन में मेंशन किया calculation.jsp, और ये जितना भी कोड था वो हमने भेजा है calculation.jsp के ऊपर, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का जो डेटा है ना, उसको हम भेजाएंगे यहाँ पे टू गेट, नहीं तो डू पोस्ट में। अब होगा ऐसा कि जब आप मेथड में टाइप करोगे गेट, तो वो गेट से डेटा ये वाले गेट मेथड के पास आएगा, और जब आप अगर मेथड में मेंशन करोगे पोस्ट, तो वो फॉर्म जब भी कॉल होगा तो डेटा पोस्ट में आ जाएगा यहाँ पे। मतलब ये दोनों में से कोई एक मेथड के पास ही वो आने वाला है, ठीक है। डू गेट के पास आ सकता है, डू पोस्ट के पास आ सकता है, बट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने मेंशन क्या किया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप एक चीज और देखो, डू गेट को अच्छे से चेक करो। डू गेट को अच्छे से चेक करने के लिए मैं जो है ना यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो डू गेट की जो बॉडी है उसके अंदर एक लाइन का कोड लिखा हुआ है। क्या है वो एक लाइन का कोड? और डू पोस्ट की जो बॉडी है उसी के उसके अंदर भी एक लाइन का कोड लिखा हुआ है। क्या है वो? दिख रहा है आप लोग को? प्रोसेस रिक्वेस्ट। एग्जैक्टली, प्रोसेस रिक्वेस्ट, और दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो अब मैं जैसे प्रोसेस रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करा ना, तो इसने मुझे ऊपर लेके गया प्रोसेस रिक्वेस्ट ये वाले मेथड के ऊपर, सेम फाइल के सेम पेज के ऊपर ऊपर लिखा हुआ प्रोसेस रिक्वेस्ट। डू गेट के ऊपर अगर मैं प्रोसेस रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँ तो उस पे भी सेम मेथड। मतलब अब प्रोसेस रिक्वेस्ट का आसान भाषा में मीनिंग समझते हैं, कोई भी जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको प्रोसेस करना। अब चाहे वो रिक्वेस्ट गेट हो या पोस्ट हो, हमको क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है। तो इनडायरेक्टली हो ये रहा है कि चाहे जो मेथड है उसमें गेट लिखो आप या पोस्ट लिखो, गेट लिखोगे तो ब्राउजर पे डिटेल या डेटा जो है वो शो होगा, पोस्ट में डेटा शो नहीं होगा। बट दोनों भी आएंगे कंट्रोलर के ऊपर, और वहां से आने के बाद ये दोनों भी जा रहे हैं प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड के पास। अब इसके पास जब आएंगे तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि वो प्रिंट करना पॉसिबल भी है या नहीं। तो कैसे करेंगे, अब मैं आ जाता हूँ हमारे स्टूडेंट डॉट जेएसपी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट डॉट जेएसपी फाइल अवेलेबल है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने बनाए थे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ये हमने मेंशन किया था, बट मैं निकाल देता हूँ, अभी इसकी हमको ऐसा जरूरत है नहीं। रही बात एक्शन में स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जेएसपी, तो यहाँ से मैं स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जेएसपी निकाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, आपका यूआरएल पैटर्न से मैच होना चाहिए। देखो ये यूआरएल पैटर्न दिख रहा है आप लोग को, ये यहाँ से मैं यूआरएल पैटर्न को कॉपी कर लेता हूँ, और ये वाले यूआरएल पैटर्न को मैं एक्शन में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और इसको फाइल को हम कर देते हैं सेव, ठीक है। अब कैसा होगा, ये जितनी डिटेल है ना, यूजर ने जो जितने भी मेंशन किया हुआ है, ये सब कुछ जाने वाली है स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर। तो सबसे पहले हम तो ये चेक करते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाती भी है या नहीं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ इधर, हमारा ब्राउजर ओपन कर लेते हैं हम, और स्टूडेंट डॉट जेएसपी के ऊपर हम रिडायरेक्ट करते हैं स्टूडेंट डॉट जेएसपी। नॉट फाउंड, वाई नॉट फाउंड? क्यों रे भाई? 404 की वजह से। सच्ची तो में? एक बार फिर से करना, फिर से अभी जो किया वो फिर से। नहीं, मैंने तो किया बहुत कुछ, लेकिन वो हुआ नहीं, आउटपुट आया नहीं था। देखो हमने सिंपली बस यहाँ पे जो है ना एक्शन के अंदर स्टूडेंट कंट्रोलर मेंशन किया, और अब मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट डॉट जेएसपी पेज, ठीक है। यहाँ पे अब आप सारी डिटेल अपनी डाल दो, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपनी डिटेल्स, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं हम, और यहाँ पे डाल देते हैं ब्रांच, ठीक है। और जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो आपने यूआरएल पे ध्यान देना है। जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक किया, यूआरएल चेंज हुआ। यूआरएल में आप देख सकते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, दिख रहा है क्या स्टूडेंट कंट्रोलर सभी को? यस सर।
हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, आ रही तो अब यहाँ पे जो है, मेरा जो यहाँ पे एरर आया है कि 404 नॉट फाउंड। कैसे पॉसिबल है भाई, जब मेरे पास स्टूडेंट कंट्रोल है लेकिन फिर भी ये 404 नॉट फाउंड बोल रहा है ना? हो सकता है किसी का आ गया हो, किसी का आया है क्या? यस आ गया वेरी मेरा। गुड, मेरा नहीं आया लेकिन। तो हो सकता है कि और कोई ऐसे लोग हो जिनका ना आए। तो ये होता क्यों है पता है, कभी कभी जब हम ये फाइल बनाते हैं ना, तो हमारा जो कोड है वो तुरंत कंपाइल नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमारे जो वेब एप्लीकेशन है उसके ऊपर क्लीन एंड बिल्ड करना होता है हमें बार बार, ठीक है? क्लीन एंड बिल्ड कर दी हमने। अब क्लीन एंड बिल्ड करने के बाद होता है ऐसा कि जो हमारी फाइल है वो अनडिप्लॉय हो जाती है, मतलब सर्वर पे फिर रन नहीं होती है। तो सर्वर पे रन अगर हमको करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लीन एंड बिल्ड करने के बाद हम दोबारा से इसको रन करेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो बिल्ड एप्लीकेशन दिखा रहा है 50%। तो इसे हम वेट करेंगे 100% होने का। तो जैसे ये 100% हो जाता है तो फिर हम इसे रन कर देंगे। देखो बिल्ड सक्सेसफुल आ गया है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं इसे दोबारा से अब कर देता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं ब्राउजर पे हमारा आउटपुट आ चुका है। अब मैं वापस से चले जाता हूँ स्टूडेंट डॉट जेएसपी पेज के ऊपर, और यहाँ पे हम फिर से सारी वैल्यूज ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो आप अब देख सकते हो कि सर्वलेट यहाँ पे हमें शो हो रहा है, सर्वलेट स्टूडेंट कंट्रोलर एट वेब एप्लीकेशन, ठीक है? और सारी वैल्यूज ऊपर में शो हो रही है, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यूज को हमें प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट कैसे करवाते हैं वो तो हमें पता है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैं यहाँ पे H1, देखो यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। H1, इसके अंदर टैग हमको मिल रहा है। इसके अंदर का पूरा कोड मैं निकाल देता हूँ कुछ इस तरह से। और निकालने के बाद मैं यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर दूंगा, डबल कोड। और यहाँ पे हम कॉनकैटिनेट कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है? और इसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगा एक पैरामीटर का नेम। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ से उठा लेंगे, कॉपी कर लेता हूँ मैं, फुल नेम यहाँ लिखा हुआ है। कंट्रोल सी कॉपी कर लिया हमने इसे। सॉरी, कंट्रोल सी नहीं, मेरे से कंट्रोल एक्स हो गया है, ठीक है? कंट्रोल सी फुल नेम, और यहाँ पे हम इसे मेंशन कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे HTML फाइल के अंदर हमने जावा का कोड किया है, मतलब कॉनकैटिनेट करके हमने उसको किया हुआ है। सेव किया मैंने इसको। अब मैं आ जाता हूँ हमारे ब्राउजर के ऊपर और यहाँ से इसे दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी मेरा आउटपुट नहीं आया है। हाँ, अब फिर से मैंने इसे रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे शो हो गया सैयद जीशान अली, जो उसने वैल्यू यहाँ से फेच किया है। अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर दूँ, सैयद जीशान कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसने सैयद जीशान प्रिंट करवाया। मैं यहाँ से सैयद निकाल देता हूँ, ठीक है? जीशान करता हूँ तो ये जीशान यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो ये यूआरएल की वैल्यू जो है ये पूरी फेच कर रहा है यहाँ पे और नीचे प्रिंट करवा रहा है, ठीक है? वैसे ही मैं फोन नंबर के लिए भी ट्राई कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये वाली जो लाइन है इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और जो आर्ग्यूमेंट थी हमारी, जो पैरामीटर नेम था वहाँ पे मैं फोन नंबर मेंशन कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद कैसे थोड़ा सा टाइम लेता है और डिप्लॉयमेंट वगैरह के लिए, फिर उसके बाद हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन नंबर भी अब विजिबल हो चुका है। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो इसकी प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताओ।
हुआ क्या किसी का? तज़ीन Yes. आपका हुआ? तज़ीन, जयंत, यस सर, हो गया। आप लोग का हुआ? यस सर। तज़ीन कौसर, सिस्टर ऑफ सना तबस्सुम, Yes, sir. Yes, डॉक्टर डॉक्टर सना तबस्सुम। Allah, sir. किए क्या आपने कंट्रोलर बनाए? Yes, sir. ओके, आउटपुट आया आपका? प्रोसेस में थी। क्या बोले? हाँ हाँ सर, आगे। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ ध्यान देंगे सब लोग। अभी आपने क्या करना है, ये जो ट्राई कैच है इसको हम क्लोज कर देंगे। मतलब यहाँ से मैं कोड निकाल देता हूँ, ये कोई अभी फिलहाल तो कुछ मतलब है नहीं इसका, तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ कुछ इस तरह से, और ये वाली लाइन इसको भी निकाल देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड जो है वो एकदम कम्प्लीटली क्लीन हमको यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये जो सर्वलेट है प्रोसेस रिक्वेस्ट, इस पे हम प्रिंट करवाने के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। इसका नाम हमने क्या दिया, कंट्रोलर। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है, जितने भी रिस्पॉन्सेज जा रहे हैं, सारे यहाँ से कंट्रोल होंगे। मतलब ये मेन रिस्पॉन्सिबल है सारे रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए और सारे रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों ऑब्जेक्ट है। इसी को हम यूज करते हुए बाकी सारी चीजों से डील करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास ब्राउजर के ऊपर हम देख लेते हैं, जितनी भी फील्ड्स है ना, जो जो हम यूजर से ले रहे हैं, ठीक है, वो सबको हमको हैंडल करना है। और वो हैंडल करने के बाद हमको क्या करना है, वो वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो डेटाबेस में स्टोर करवाने के लिए सारी वैल्यूज को हमको लेके कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा, तब जाके हम उसको डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, कितनी फील्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 10 फील्ड्स हमारे पास अभी अवेलेबल है। और मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे हमारे कोड में आ जाता हूँ, और यहाँ पे स्टूडेंट डॉट जेएसपी जो है इसको साइड में यहाँ पे कर देता हूँ, इधर साइड में कर दिया हमने इसे। ठीक है, और ये वाला जो अभी हमारा स्टूडेंट कंट्रोल है, यहाँ पे मैं कोड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेटर सेटर हमारे पास है। सेटर हम क्यों यूज करते हैं, वैल्यू सेट करने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगाता हूँ, मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लूंगा मैं सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं स्टूडेंट। पहले ध्यान से देखेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लेने के बाद मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट डॉट सेट। ठीक है, क्या सेट करूँगा मैं, हमारे पास नेम है स्टूडेंट का, यहाँ पे मैं स्टूडेंट डॉट सेट में कर देता हूँ स्टूडेंट डॉट सेट। ये मेरे इसमें आ क्यों नहीं रहा है, एक मिनट, लेट मी चेक। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गेटर सेटर मेरे पास है ही नहीं, बट आप लोग को मैंने बनाने बोला था, आप लोग ने बनाया है क्या सभी ने? यस सर। ओके, यस। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे बना लेते पटपट पटपट। तो मुझे कोई डिक्टेट करो, गाइड करो थोड़ा सा कि क्या क्या बनाना है, मैं वैसे बना लेता हूँ। गेटर सेटर टू स्ट्रिंग। अरे 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 मेंबर वेरिएबल, सर ऊपर तो लिखा है ना आपने, स्ट्रिंग वहाँ से नेम, पढ़। सॉरी इंट आईडी है। ठीक है, हाँ, int ID, इंट आईडी, उसके बाद string student underscore ID, ओके, स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी। ठीक है, देन name, string name, ओके, string email, ईमेल, string phone number, रोल नंबर, phone number, फोन नंबर, ओके, देन string password, स्ट्रिंग string DOB, पासवर्ड के बाद क्या बोले, string DOB,
ओके, स्ट्रिंग dob, String gender, स्ट्रिंग जेंडर, फिर क्या है? String address, स्ट्रिंग एड्रेस, branch, ब्रांच, int semester, सेमेस्टर, string section, सॉरी, section, हाँ, int roll number, हाँ, string enrollment number, एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, और आगे, double, ओके, डबल फीस, ठीक है, देन, सर मैंने आधार नंबर लॉन्ग में लिया है। सॉरी, आधार नंबर लॉन्ग में लिया है। ओके, तो हमको देखना है कि आपने डेटाबेस में क्या लिया है। अगर डेटाबेस में आपने अगर लॉन्ग लिया है तो यहाँ पे आपको लॉन्ग लेना है, अगर आपने डेटाबेस में यहाँ पे वैर क्या लिया है तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लेना है। मुझे याद है मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है, तो मैं यहाँ पे वैर क्या लिया है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लूंगा, स्ट्रिंग आधार नंबर, ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है, उसको चेंज कर सकते हैं आप। और क्या है फील्ड्स बताओ मुझे पहले। Created at and modified at. स्ट्रिंग क्रिएटेड एट और स्ट्रिंग मॉडिफाइड एट, मोदी जी फाइड एट, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ तजिन, वो गलती से मेरा माइक म्यूट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सारे ही वेरिएबल्स ले लिए, बट यहाँ पे मुझे जो है ना इतनी चीजें करनी है। फील्ड मेंबर्स ले लिए मैंने जैसे टेबल में, वैसे उनको इनकैप्सुलेट करना है, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और टोस्टिंग लेना है। तो फटफट फटफट हम ये काम कर लेंगे। सबसे पहले हम गए इंसर्ट कोड के अंदर, इंसर्ट कोड में जाने के बाद गेटर एंड सेटर, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पे हमने टिक कर दिया कि हाँ भैया हमको इनकैप्सुलेट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हमारी फाइल जो है जनरेट हो जाएंगी। ओके, सर आपका गेटर और सेटर साथ में आता है और हमारा अलग अलग, ऐसा तो क्यों? आप इंसर्ट कोड में जाके आप गेट अलग करती होंगी, सेट अलग करती होंगी, नीचे एक ऑप्शन और है सेटर एंड गेटर। सर वो दिखता ही नहीं है कहाँ पे है। देखना पड़ता ना, बड़ी बड़ी आंखें करके देखा करो, छोटी आंखों से देखते होंगे आप। और आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ले लिया मैंने यहाँ पे, अब नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, ठीक है। और टू स्ट्रिंग लेना था हमें, तो मैं थोड़ा सा नीचे करके ले लेता हूँ टू स्ट्रिंग, ठीक है, इंसर्ट कोड टू स्ट्रिंग, ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं हम और जनरेट कर देते हैं टू स्ट्रिंग को, ठीक है, सेव कर दिए इसको। अब आ जाता हूँ मैं वापस स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर, और यहाँ पे जैसे अब मैं सेट करूंगा तो यहाँ पे अब ये चीजें सेट होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम करते हैं सेट नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, मतलब जो पैरामीटर ऊपर ब्राउजर में आ रहा है उसको हम फेच करेंगे फुल नेम को, और उसको फेच करने के बाद हम किस पे असाइन कर दे रहे हैं, सेट नेम के स्टूडेंट मॉडल के ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। तो और हमारे पास ईमेल भी आ रहा है, स्टूडेंट डॉट सेट ईमेल, ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पे हम कर देते हैं यहाँ पे इसे ईमेल, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को हम कर क्या रहे, करके कैसे कर रहे हैं। सेटर या गेटर मेरे पास थे नहीं, मैंने तुरंत बनाया उसे क्योंकि हमें यार ये सारी वैल्यू सेट करनी थी, है ना, ब्राउजर से ये वैल्यूज तो आ रही है हमारे पास, और उसे सेट भी करना है। तो देखो फोन नंबर है, पासवर्ड है, डेट है ना, 10, टोटल 10 फील्ड्स थी, तो मैं इसे क्या करता हूँ 10 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 2 हो गई है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ईमेल के बाद है हमारे पास सेट फोन, ठीक है, और फोन के बाद है सेट पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड कर देते हैं, पासवर्ड के बाद है सेट डीओबी, तो डीओबी कर देते हैं, डीओबी के बाद है सेट जेंडर, ठीक है, और
उसके बाद है आधार नंबर है हमारे पास, ठीक है। आधार सेट आधार नंबर, ठीक है। आधार के बाद ब्रांच है, ठीक है, सेट ब्रांच। और ब्रांच के बाद क्या है, सेट सेमेस्टर। कुछ कुछ मिस किया है क्या मैंने, कोई चीज मिस हुई क्या मुझसे? सेट सेमेस्टर, 1 2 3 4 5 6 सर 7 एड्रेस 8 एड्रेस नहीं है। 9। ओके, एड्रेस मेरे से मिस हुआ, तो मैं यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे कर देता हूँ सेट एड्रेस, ठीक है। और ये करने के बाद यहाँ पे फील्ड्स में भी हमें चेंजेस करने हैं। तो फील्ड में चेंजेस कैसे करने हैं, जो हमने यहाँ पे नेम के अंदर लिखा है फोन एनो, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसे फोन एनो कर देंगे, कंट्रोल वी, ठीक है। उसके बाद क्या है, पास, कंट्रोल सी, पास में कंट्रोल वी, ठीक है। डीओबी है, नेम में लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सेट डीओबी में यहाँ पे से डीओबी डाल देते हैं। जेंडर है हमारे पास, तो जेंडर में नेम हमने जेंडर लिया है, तो यहाँ पे भी ईमेल में हम जेंडर पेस्ट कर देते हैं। आधार एनओ, ठीक है, एन कैपिटल है। हेलो, आवाज आ रही है? तो ये आधार नंबर हमने यहाँ से कॉपी किया, और कहाँ पे पेस्ट करना था हमें, ये आधार, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं इसे। और उसके बाद है एड्रेस, तो एड्रेस हमने नीचे यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसे। और ब्रांच है, तो ब्रांच को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, हम तो एक तरह से इसकी मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, सबको मैप कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से वैल्यूज हमारी फैच कर सके। रही बात सेमेस्टर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर आ रहा है। वो इस वजह से रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जो है ना, वो स्ट्रिंग में वैल्यू फैच करता है, और यहाँ पे जो हम सेट कर रहे हैं वो इंटीजर में सेट कर रहे हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है, पार्सिंग करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसे, और ये हो गया सॉल्व, ठीक है। ये सब करने के बाद अब कैसा हो गया, हमारे स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है उसके पास पूरी वैल्यूज आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कि वैल्यूज बराबर आई है नहीं आई, तो मैं स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। ये इतना आप लोग को पहले करना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसे कहाँ पे प्रिंट करवाया, कंसोल में प्रिंट करवाया, ठीक है। तो मैं इसे कर देता हूँ क्लियर, और इसे भी हम कर देते हैं फिलहाल क्लियर, और एक बार हम ब्राउजर पे जाके चेक करें कि हमारा सब कुछ बराबर से हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फील्ड्स में डिटेल डाल देता हूँ, आधार कार्ड नंबर, सेमेस्टर सीएस, और सॉरी ब्रांच सीएस, सेमेस्टर में डाल देता हूँ 9, और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कंट्रोल पे हम आ तो चुके हैं, पर यहाँ पे आउटपुट नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसे कंसोल में प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट मॉडल, और यहाँ पे पूरा कंसोल में हमारी जो वैल्यूज है यहाँ पे नीचे कंसोल में प्रिंट होकर आ चुके हैं, मतलब हम वैल्यूज बराबर फेच कर पा रहे हैं। इतना आप लोग ने करना है, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हो जाता है तो मुझे इन्फॉर्म करो।